हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। माई सेल्फ डॉक्टर अर्पिता ओझा, योर बायोलॉजी मेंटर। तो एक और वीडियो आ चुका है हमारी क्वेश्चन बैंक सीरीज का। देखें इस वीडियो में अब हम क्या कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम अगला सेक्शन सी जो है उसके अगले क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। हमारे पास नया क्वेश्चन आया है क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 जो था वो हमें पूछा था चैप्टर 41 से, बट सबको पता है चैप्टर 41 डिलीटेड है और वो जो क्वेश्चन था वो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी नहीं था, तो मैंने इस क्वेश्चन को स्विच कर दिया है एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ओके फिर भी अगर आप चाहते हैं उसका आंसर आपको मिले तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं वहाँ पे आपको उसे समझा दूंगी। वो डिलीटेड था इसलिए फिर मैंने इसको स्किप किया है। ओके ऑलराइट, ठीक है। तो जो हमारे पास अभी क्वेश्चन है वो हम देखते हैं वो क्या है। What is emulsification? Emulsification क्या होता है and write its importance, और importance क्या होती है। Digestive system, digestive system एक important chapter है आपका और काफ़ी सारे questions इससे पूछे जाते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे, उसमें इमल्सिफिकेशन मुझे मिला नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट था, सो मैंने सोचा इसके साथ ये ऐड कर दिया जाए। तो देखिए इमल्सिफिकेशन क्या कहता है। आपको पता है इमल्सिफिकेशन किसका होता है? फैट मॉलिक्यूल्स का इमल्सिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे क्या है, इमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फैट। अब फैट के ही इमल्सिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? हम तो कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं और दूसरे अलग अलग फॉर्म्स लेते हैं, शुगर के वाइटामिन्स ले रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, बट हमने सिर्फ फैट का ही इमल्सिफिकेशन का कहा है। ऐसा क्यों? जो फैट होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स काफ़ी बड़े होते हैं और उसका डाइजेशन हो रहा है, उसके बाद अगर उसका एब्जॉर्प्शन की बारी आ रही है तो उसका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है। इसको ईजी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको इमल्सिफाइड करना पड़ता है। इसलिए इमल्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमल्सिफिकेशन के थ्रू जो हमारा फैट होता है उसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। क्लियर है आपको ये पॉइंट? ओके तो यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू स्मॉलर, यहाँ पे ब्लड सेल लिखा है, यहाँ पे ब्लड सेल नहीं होगा, ठीक है। स्मॉलर ग्लोब्यूलर सेल्स, छोटी छोटी सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाए ब्लड सेल, तो ऑफकोर्स कैसे हो सकता है ना। तो the process of breakdown of fat into smaller globular cells which make it easy for enzyme to function and digest। अब अगर फैट का एक मॉलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो उस पर एंजाइम वर्क नहीं कर पाता, उसका ब्रेकडाउन नहीं हो पाता, तो हम क्या करते हैं, उसका इमल्सिफिकेशन करवाते हैं। एंड इमल्सिफिकेशन से क्या होता है, वो थोड़े से छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है, उसके बाद एंजाइम उस पर अच्छे से फंक्शन कर सकता है। ओके तो लिखा है विच मेक्स इट ईजी फॉर एंजाइम टू फंक्शन एंड डाइजेस्ट the food। fat emulsification help to digest fat into fatty acid। तो उससे क्या होगा, फैट जो होगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट होता है, जो कि दे आर easily absorbed by the small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प से वो easily क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं। ठीक है, इमल्सिफिकेशन किसकी हेल्प से होता है? तो हम देखें बाइल की हेल्प से इमल्सिफिकेशन होता है। ठीक है, एक और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बाइल जो है इसका सिंथेसिस कौन करता है? लीवर करता है। एंड इसका स्टोरेज कहाँ पर होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर इसका क्या होता है, स्टोरेज होता है, और वहाँ से बाइल डक्ट के थ्रू बाइल को सिक्रीट किया जाता है। और बाइल क्या करता है, अगर आपका ये कोई फैट मॉलिक्यूल है तो इसके चारों ओर क्या होगा, मिसेल फॉर्मेशन हो जाएगा, कुछ इस तरह से वो दिखता है। एंड उससे क्या होगा, ये जो फैट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ये इमल्सिफाइड हो जाएंगे। सो इमल्सिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है? ये फैट के डाइजेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर? ओके देखिए हम हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगर हम इसे देखें क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 यहाँ पर क्या कहता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लॉटिंग टेक्निक एंड इट्स टाइप। ब्लॉटिंग किसे कहते हैं, होता क्या है ब्लॉटिंग? अगर हम समझें तो देखिए, ब्लॉटिंग इज टू बी डन फॉर डीएनए फ्रेगमेंट्स। डीएनए फ्रेगमेंट्स का ब्लॉटिंग किया जाता है। एंड ब्लॉटिंग इज अ टेक्निक यूज टू ट्रांसफर न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम
जेल टू मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड का जब ट्रांसफ़र होता है तो इस न्यूक्लिक एसिड के ट्रांसफ़र की जो टेक्निक है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉटिंग कहते हैं। क्लियर, समझ में आई बात आपको अच्छे से। अगर हम एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल क्या है, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। ऑफ कोर्स नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन का काफ़ी यूज़ किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन अगर हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं तो वो ब्लॉटिंग टेक्निक होती है। इसके अंदर हम इसका यूज़ करते हैं आफ्टर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है थोड़ा समझा देती हूँ मैं आपको, साथ में ही ब्लॉटिंग का टॉपिक चल ही रहा था तो इसके साथ ही समझ लेते हैं। क्या होता है, जो हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं, अगर डीएनए, क्या बोला मैंने, डीएनए फ्रेगमेंट्स हमारे पास, मान लीजिए ये इतना बड़ा डीएनए पड़ा है, अगर हमने इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स कर लिए, इस तरह से डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो हैं यहाँ पर पड़े हैं। अब इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या क्या करवाया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। और इसके अंदर यहाँ पे क्या फिल किया हुआ होता है, यहाँ पर हमारा जेल जो है फिल किया हुआ होता है। जब इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो उससे क्या होता है, डीएनए खुद एक चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, वो कि क्या होता है, अट्रैक्ट होता है और ये रन करते हैं। अब कोई भी डीएनए सेगमेंट जितना ज़्यादा बड़ा होगा और डीएनए सेगमेंट जितना ज़्यादा छोटा होगा, उसकी रनिंग कैपेसिटी उस पर डिपेंड करेगी। छोटा फ्रेगमेंट जल्दी से रन कर जाएगा और सारे फ्रेगमेंट अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर हुआ। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है उसको ट्रांसफर करवाने की जो टेक्निक होती है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉटिंग कहते हैं। आई होप आपको ब्लॉटिंग क्लियर हुई होगी, ब्लॉटिंग किस तरह से होती है। ओके, क्लियर है बात अच्छे से, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, एक और पॉइंट समझ लीजिएगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा जाता है हमारे एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं उसमें भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। उसमें किस तरह का जेल यूज़ होता है, उसके लिए कौन से प्लांट से उस जेल को निकाला गया है, इथीडियम ब्रोमाइड का क्या फंक्शन होता है, डीएनए पे कैसा चार्ज होता है, ये सब अगर कभी मिलेगा हमें टाइम तो हम इसको डिटेल में स्टडी भी करेंगे। ओके, ठीक है। फिर हमारे पास आता है टाइप्स। टाइप्स क्या क्या हैं ब्लॉटिंग के, सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग एंड ईस्टर्न ब्लॉटिंग, ये सारे क्या होते हैं, ब्लॉटिंग के टाइप्स होते हैं। तो ये हमें पूछा था, क्लियर हो गया क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहा है, हम देखते हैं। तो क्वेश्चन 22 क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय cDNA एंड एक्सप्लेन cDNA लाइब्रेरी। cDNA क्या होता है, तो cDNA को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। cDNA क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है। तो देखिए हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या होता है, आंसर में लिखा है cDNA कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए एंड जीनोमिक लाइब्रेरी कॉम्प्लीमेंट्री। जीनोमिक लाइब्रेरी दोनों की डेफिनेशन की हेडिंग लिखी है यहाँ पर। तो क्या डेफिनेशन है, द रेप्लिका ऑफ डीएनए प्रोड्यूस्ड ऑन द टेम्पलेट ऑफ आरएनए बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्या है, देखिए ध्यान से सुनना, इसको हम थोड़ा डायग्राम से समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास ये कोई आरएनए है। आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, राइट। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हमारे पास पड़ा है, इसके ऊपर एंजाइम का नाम है हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से जो डीएनए का रेप्लिका यहाँ पर बना, आरएनए की हेल्प से जो डीएनए का जो रेप्लिका हमारे पास बना है, तो ऐसे टाइम में ये जो आरएनए होता है, ये आरएनए किसका फंक्शन करता है, टेम्पलेट का फंक्शन करता है। किसका फंक्शन करता है, टेम्पलेट का फंक्शन करता है। एक बार आपको समझा देते हैं टेम्पलेट क्या होता है। देखिए जब ये सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, तो जब हमारे पास रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन चल रहा होता है तो उसके अंदर क्या होता है, अगर आपको नई कॉपी बनानी है डीएनए की, तो कॉपी बनाने के लिए आप क्या करते हैं, आपके पास एक एग्जाम्पल के फॉर्म में आपके पास एक और स्ट्रैंड होनी ज़रूरी है, उससे ही आप उसको कॉपी करके बना सकते हैं। जैसे अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको समझना चाहें, अगर आप किसी की भी फ़ोटो कॉपी करवाते हैं तो फ़ोटो कॉपी करवाने से पहले आपके पास एक ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, देन वो उसकी फ़ोटो कॉपी बनेगी, राइट। तो हमारे पास जो हमें डीएनए बनाना है, इस डीएनए ने अगर किसकी हेल्प से नई कॉपी बनाई है, जिस स्ट्रैंड की हेल्प से उसने नई कॉपी बनाई है, उस स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो यहाँ पर
टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन है? आरएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से जो नया डीएनए का कॉपी प्रोड्यूस हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का मतलब क्या होता है? ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री को देखिए, समझना यहाँ पर, अगर हम ध्यान से समझें, अगर एक इसके अंदर आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, जो कि हमने नाइट्रोजनस बेस पढ़े थे डीएनए के अंदर, नाइट्रोजनस बेस दोनों एक दूसरे के क्या रहें? कॉम्प्लीमेंट्री रहें। क्लियर? समझ में आ रही है आपको बात अच्छे से? ये बात हमें ध्यान रहेगी। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया। उसके आगे कहते हैं हम, इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। फिर इन्होंने नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन रखी है cDNA लाइब्रेरी की। तो cDNA लाइब्रेरी क्या होती है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोन्ड cDNA फ्रेगमेंट इंसर्टेड इनटू अ कलेक्शन ऑफ होस्ट सेल। एक होस्ट सेल में हमने क्या किया? सारे जो भी हमारे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हैं उनका एक साथ कॉम्बिनेशन करवा के डाल दिया, तो बहुत सारे cDNAs एक साथ उसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये क्या कहलाती है? लाइब्रेरी कहलाती है, विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट सम पोर्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्टोम। तो उसके अंदर क्या होता है? देखिए, अगर हमने अलग अलग जो cDNA हमारे पास हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो हमारे पास हैं, उनको हमने एक साथ कलेक्ट करके क्या किया? हमने किसी सेल के अंदर रख दिया, तो वो कलेक्टिवली क्या करेंगे? एक बड़ा डीएनए का फॉर्म बना देंगे, राइट? इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्टोम कहते हैं। और ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के ट्रांसक्रिप्टोम को शो करता है। तो ये जो पूरी की पूरी सेल है, ये किसका फंक्शन करने लग जाएगी? हमारी लाइब्रेरी का, cDNA लाइब्रेरी का फंक्शन करने लग जाएगी। क्लियर हुई ये बात? आपको अच्छे से समझ में आ रही है? ओके, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब आपने 11th में पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा आपको आइडिया होगा किस तरह से होता है। तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जैसा हमें टेम्पलेट मिला है उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा? उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो वो क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23। वो क्या कहता है? डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर। जीन ट्रांसफर के मेथड्स को समझाइए। तो देखिए, जीन ट्रांसफर का मतलब क्या है, थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये एक डीएनए पड़ा है, ठीक है? ओके, दूसरा हमारे पास एक होस्ट सेल है। उस होस्ट सेल में जो हमारे पास डीएनए था वो ये इस तरह से पड़ा था, बट ये जो हमारे पास डीएनए है, इसका एक जीन जो है अफेक्टेड है, उसकी वजह से इस ऑर्गेनिज्म में कोई डिसऑर्डर प्रेजेंट है, कोई डिसऑर्डर हो चुका है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा जीन है, ये जीन क्या करे? इसका एक पार्ट हम इस होस्ट सेल के अंदर पहुंचा दें। अगर हम इस होस्ट सेल में ये पहुंचा देते हैं, तो उसको पहुंचाने के हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर। अब जीन ट्रांसफर जो होता है, प्लांट्स एंड एनिमल दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया हमें? तो हमें यहाँ पर क्या पूछा है? प्लांट्स में कौन से मेथड्स होते हैं जीन ट्रांसफर के? तो देखिए, जीन ट्रांसफर के दो मेथड्स होते हैं। क्या क्या मेथड है? एक होता है इनडायरेक्ट मेथड एंड दूसरा क्या होता है? डायरेक्ट मेथड्स। इनडायरेक्ट मेथड्स एंड डायरेक्ट मेथड्स, दो टाइप के मेथड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। इनडायरेक्ट मेथड जो होता है वो किसकी हेल्प से होता है? वो वेक्टर की हेल्प से होता है। अब ये वेक्टर क्या होता है? वेक्टर वो है जो क्या करेगा? जो ये हमारा वांटेड जीन है, इसको अपने अंदर फिट करेगा एंड होस्ट सेल में लेके जाएगा। तो वेक्टर की तरह हम किसका यूज करते हैं? प्लाज्मिड का यूज करते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था। प्लाज्मिड क्या होता है? किसी भी बैक्टीरियल सेल का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो प्लाज्मिड क्या करता है? एज वेक्टर फंक्शन करता है और वो होस्ट सेल में लेके जाता है। तो प्लाज्मिड होस्ट सेल में लेके जाए, उसके लिए ज़रूरी है प्लाज्मिड के पास कुछ स्पेशलिटीज़ होनी चाहिए। तो प्लाज्मिड क्या करता है?
अपने आप अपना क्या करता है, रेप्लिकेशन वगैरह करता है, इसलिए वो होस्ट सेल तक आसानी से पहुंच जाता है और जो डीएनए होता है वो इसके साथ मर्ज होके रेप्लिकेट होने लगता है। तो ये जो मेथड है ये इनडायरेक्ट मेथड है, क्योंकि इसमें हमने वेक्टर की हेल्प से क्या करवाया है, जीन ट्रांसफर करवाया है। अगर हम डायरेक्ट ही सीधा जीन को क्या करें, हमारे पास एक सेल प्रेजेंट है और ये इसका न्यूक्लियस है, हमने क्या किया, इसके अंदर डायरेक्ट ही ट्रांसफर करवा दिया किसी भी जीन का, तो वो हमें क्या कहलाता है, डायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर कहलाता है। क्लियर है, आपको बातें समझ में आई। ये हमारे प्लांट टिश्यू कल्चर वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन उठाया गया है, तो इसके ऊपर जब हम डिटेल्ड वीडियो बनाने वाले हैं तब इसको हम और अच्छे से भी पढ़ेंगे। इस आंसर में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। इन प्लांट्स देयर आर 2 काइंड्स ऑफ जीन ट्रांसफर मेथड्स, अभी हमने बताया। तो प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, 2 टाइप के मेथड होते हैं। माइक्रो इंजेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच डीएनए इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द न्यूक्लियस ऑफ प्लांट सेल यूजिंग अ फाइन टिप्ड ग्लास निडल। अब देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो हमने डायग्राम बनाया था इसको एक बार फिर से आपको समझाते हैं। ये डायग्राम क्या कह रहा था, हमारे पास ये सेल है, इस सेल का ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़ा है, एक डीएनए पड़ा है। अब हम चाहते हैं हमारे पास क्या हो, जो वांटेड हमारा जीन है वो डायरेक्ट ही, मतलब डायरेक्ट मेथड की हेल्प से ही क्या करे, सीधा इसके अंदर चला जाए। तो एक ग्लास ट्यूब, जो एक ग्लास निडल होती है, एक फाइन टिप्ड ग्लास निडल होती है, वो उससे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ही इसके अंदर क्या करवाते हैं, हम इंजेक्ट करवा देते हैं। अगर ये हमारा वांटेड जीन है, इसको हमने डायरेक्टली ही अगर इसके अंदर इंसर्ट करवा दिया, तो माइक्रो इंजेक्शन जो टेक्निक होती है, ये किसकी एग्जाम्पल कहलाती है, हमारी डायरेक्ट जीन ट्रांसफर की कहलाती है। क्लियर है, आपको बात अच्छी समझ में आई। एंड अब दूसरा जो जीन ट्रांसफर होता है उसके अंदर क्या करते हैं, हम वेक्टर का यूज़ करते हैं। वेक्टर किस तरह से दिखाई देता है, तो मान लीजिए ये हमें चाहिए था और ये हमारे पास क्या करते हैं, एज अ प्लाज्मिड हमारे पास वेक्टर प्रेजेंट है, तो यहाँ से इसके अंदर जाएगा और ये ट्रांसफ़र करवाएगा इसके अंदर। क्लियर, तो ये हमारा किसका मेथड हो गया, इनडायरेक्ट मेथड हो गया, और ये क्या हो गया, डायरेक्ट मेथड हो गया। क्लियर, तो हमें समझ में आ गया जीन ट्रांसफर प्लांट्स में किस तरह से होता है और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। ये क्या, वैसे काफ़ी बड़ा टॉपिक है बट इतने मार्क्स का यहाँ पे पूछा नहीं है, इसलिए हमने थोड़ा इसको शॉर्ट में डिस्कस किया है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो 23 कंप्लीट हो गया। अब हमें 24 क्वेश्चन करना था, बट यहाँ पे 25 क्वेश्चन है, तो 24 क्वेश्चन कहाँ गया, सुनिए ध्यान से। जो हमारा 24 क्वेश्चन है वो प्लांट टिश्यू कल्चर पे है। प्लांट टिश्यू कल्चर को लेकर हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट्स रहे हैं, मुझे कमेंट्स में उन्होंने बताया था कि हमें प्लांट टिश्यू कल्चर पे एक डिटेल्ड लेक्चर है। तो इसके लिए सुनिए ध्यान से, ये जो वीडियो है इसके अगला जो वीडियो बनेगा वो पूरा का पूरा लेक्चर रहेगा प्लांट टिश्यू कल्चर पे, हम उसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसलिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम सीधा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्लियर है, एक बार आपको 24 क्वेश्चन दिखा देते हैं। तो ये रहा हमारा 24 क्वेश्चन। ये क्या कहता है, देखिए, प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है और इसके टाइप्स बताइए। तो ये इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स और भी जितने भी इसके एप्लीकेशंस हैं, ये सब अब हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर, समझ में आई आपको बात अच्छे से। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, एक्सप्लेन सेल सस्पेंशन कल्चर। सेल सस्पेंशन कल्चर क्या होता है, इट इज द टाइप ऑफ कल्चर इन विच सिंगल सेल और सेल एग्रीगेट्स मल्टीप्लाई और डिवाइड व्हेन एजिटेटेड इन अ लिक्विड मीडियम। हम क्या करें, हमने एक लिक्विड मीडियम लिया, ठीक है, मतलब कि हम जो कल्चर करवाने वाले हैं वो किसके अंदर करवाने वाले हैं, लिक्विड मीडियम में हम कल्चर करवाएंगे, जिसके अंदर हमने सेल रखी है या फिर पूरे सेल का एक ग्रुप या बंच रखा है। क्योंकि ये मीडियम के अंदर सस्पेंशन कंडीशन में रहता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेल सस्पेंशन कल्चर कहते हैं। ओके, समझ में आई आपको बात अच्छे से। तो उसके अंदर क्या करवाया जाता है, अगर ये हमारे इस सस्पेंशन मीडियम के अंदर डिवाइड होती है, मल्टीप्लाई होती है,
एजिटेशन के थ्रू, तब इसे हम क्या कहते हैं, सेल एक्सपेंशन कल्चर कहते हैं। द सस्पेंशन कल्चर ऑफ सिंगल सेल हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ प्लांट। इससे क्या होता है, देखिए मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने एक मीडियम लिया, लिक्विड मीडियम था, उसमें उस सेल को रखा गया, देन वो सेल क्या करेगी, वहां पर ग्रोथ करेगी, मल्टीप्लाई करेगी, और ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगी, फिर एक लिमिट के बाद उनका मल्टीप्लिकेशन रुक जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, और उसके बाद हो सकता है कुछ सेल डैमेज भी हो जाए। तो इन सब की स्टडी के लिए हम क्या करते हैं, हम सस्पेंशन टाइप वाले कल्चर का यूज़ करते हैं। किस तरह की स्टडी, इसमें क्या होता है, तो मान लीजिए हमने किसी सेल का जो ग्रोथ चार्ट है वो देखा, इनिशियली वो इस तरह से था, मतलब धीरे धीरे जो सेल थी धीरे धीरे डिवाइड हो रही थी, उनको न्यूट्रिशन मिल रहा था। न्यूट्रिशन किससे मिल रहा था, उस लिक्विड मीडियम से उनको न्यूट्रिशन मिल रहा था, फेवरेबल कंडीशन उनके सामने थी, और एकदम से क्या हुआ, उनकी इस तरह से उनका क्या हुआ, ग्राफ ऊपर चलने लगा। फिर उसके बाद में न्यूट्रिशन जो था वो लिमिट में आ गया, तो उसकी वजह से ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलने लग गया। अगर न्यूट्रिशन खत्म हो जाए तो क्या हो जाएगा, सेल की जो है वो फिर से डैमेज होने लगेंगी। तो जब हमें किसी भी सेल के ग्रोथ की स्टडी करनी होती है, तो ये स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, सस्पेंशन कल्चर के अंदर हम ये स्टडी करते हैं। आपको समझ में आई, इसके अंदर लैग फेज होती है, लॉग फेज होती है, फिर इसके अंदर एक स्टैटिक फेज हमें देखने को मिलती है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट। तो इसी तरह से हम क्या कहते हैं, सेल सस्पेंशन कल्चर कहते हैं। तो आज का जो वीडियो था उसमें हमने इतने ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में और क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। कोई भी डाउट्स हो कमेंट्स में लिख के बताइए, कोई आपको टॉपिक पढ़ना हो, उसके ऊपर लेक्चर लेना हो, वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।